अम, ठीक है। गुड इवनिंग। आपने सबने क्लासरूम देखा क्या? क्लासरूम पर एक वर्कशीट अपलोड किया था मैंने, जो हम लास्ट क्लास कर रहे थे ना। प्राइसेस पे, दवाइयों के प्राइसेस पे जो पैराग्राफ था। इंग्लिश सीखे मैम। हाँ, तो अगर आपने सॉल्व किया उसको तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस करना बाकी था, उसके आंसर बता दीजिए, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ। ये विजिबल है? मेरा स्क्रीन यस सब मैम। देख पा रहे हैं? यस मैम। हाँ। अम, तो इसका आंसर्स बताइए एक एक करके। 2.3 का क्वेश्चन ये क्लासरूम में था, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो पैसेज को रिकॉल करते हैं। उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट सोच रहा है कि जो प्राइस सीलिंग उसने उन्होंने लगाई थी, यानी कि प्राइसेस जो एक मैक्सिमम अमाउंट पे बेचा जा सकता था, उससे ज्यादा पे दवाइयाँ नहीं बेची जा सकती थी, वो अब गवर्नमेंट या तो उसे बढ़ाने का या उसे हटाने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि उस प्राइस सीलिंग के कारण दवाई बनाने वाले लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, और प्रॉफिट नहीं करने के कारण वो कम दवाइयाँ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है। फिर उस पैसेज में उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि गवर्नमेंट को ये सीलिंग हटा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसे हटा दिया जाए तो अपने आप ही बहुत लोग उन दवाइयों को बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे वो दवाइयाँ बनती रहेगी, वैसे वैसे उनकी प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक है। ये सब मैंने समझाया था कि ऐसा क्यों होता है, और इसे फ्री मार्केट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंपनीज इस सीलिंग को हटा देने के कारण कंपनीज ने प्राइसेस 5 गुना बढ़ा दिया है। ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन ऑथर की रीजनिंग के हिसाब से आंसर करना। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑथर ने पैसेज में ये आर्ग्यू किया है कि प्राइसेस यदि प्राइसेस यदि एक बार बढ़े भी, तो फ्री मार्केट के कारण जब ज्यादा लोग उन्हें बेचने लगेंगे, तो वो एक दूसरे से compete करेंगे। एक जन जब प्राइस कम करेगा, तो बाकी लोग भी उसे कम करना चाहेंगे ताकि वो ज्यादा बेच सके। ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपस में मिलजुल कर प्राइस को ऊंचा रखना चाहे, या ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा लोग ना बनाएं इसीलिए प्राइसेस ऊंची हो। पर क्योंकि ऑथर ने इस पैसेज में ये कहा है कि फ्री मार्केट में प्राइसेस कम ही होंगी, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये सबने समझा? कोई डाउट होने से चैट बॉक्स पर लिख दीजिए, या माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हो। ओ, आई एम सॉरी, आंसर एक्चुअल में ए करेक्ट आंसर होगा। ए ये कह रहा है कि कंपटीशन इन द मार्केट विल लीड टू एन अप्रोप्रिएट प्राइस। ठीक है। सी और डी दोनों गलत है, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हो कि गवर्नमेंट का काम है लोगों का भलाई करना, और इसलिए दवाइयाँ जो इतनी एसेंशियल होती है उनकी प्राइस बढ़ जाने के कारण लोगों को नुकसान हो सकता है।
पर हमें पैसेज को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और पैसेज ये कह रहा है कि प्राइसेस बढ़ भी जाए तो भी लोगों का फायदा ही होगा, क्योंकि सब कंपनीज ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें बेचने के लिए प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो ज्यादा बना रहे हैं और उसके बाद वो बेच नहीं पा रहे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। और अगर पब्लिक उसे खरीद नहीं सकती उन ऊंचे प्राइसेस पर, तो उन्हें कम प्राइस पर बेचना ही पड़ेगा। और बाकी लोग भी जब कम एक एक दवाई बनाने वाला जैसे ही प्राइस कम करेगा, वैसे ही बाकी लोगों को भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे ही कंपटीशन इन द मार्केट कहते हैं, और कंपटीशन होने से इवेंचुअली ऐसा प्राइस सेट होगा जिससे खरीदने वाले को भी फायदा होगा और बेचने वाले को भी फायदा होगा। बेचने वाले को ये फायदा होगा कि उस प्राइस पर बेचकर वो अपने लिए प्रॉफिट कर सकते हैं, ताकि वो आगे भी दवाइयां बनाते रहे। और खरीदने वालों को ये फायदा होगा कि मार्केट में बहुत दवाइयां आएगी, और जो भी आएगी वो एक नीचे ही प्राइस पर रहेगी, ठीक है। तो सी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि स्टेट को मेडिसिन की इंग्रेडिएंट्स यानी उन्हें बनाने वाली चीजों को कम प्राइसेस पे दिया जा सकता है, देना चाहिए। अब वैसे तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकती है जो प्रॉब्लम बताई गई है उसके लिए, पर क्योंकि पैसेज में ऑथर ने ये कहा है कि प्राइसेस को बढ़ने देना चाहिए और इवेंचुअली वो लोग प्राइस सही सेट हो जाएगा, और ऑथर ने ये सोल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली चाहे ये सोल्यूशन हो भी सके, पर वो इस पैसेज में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकती। और उसी तरह ऑप्शन डी एक प्रॉब्लम है जो आ सकती है इस सिचुएशन में, कि अगर स्टेट ने प्राइसेस कंट्रोल करना बंद कर दिया तो बहुत लोग दवाइयां नहीं खरीद पाएंगे। पर पैसेज में ये भी नहीं कहा गया है, ठीक है। सो आंसर ए होगा। आई एम सो सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, ये सबको समझ आया? यस मैम। ओके, ग्रेट। तो अब क्वेश्चन 2.4 पर जाते हैं, ठीक है। इससे भी आंसर करते टाइम पैसेज ध्यान में रखना, और जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, क्योंकि फिर हमें आज के पैसेज की पर भी जाना है, ठीक है। आंसर्स दे दीजिए चैट बॉक्स पर। पैसेज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड, डी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आपको सबको समझ में भी आ ही गया होगा। अगर जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए दवाई बनाने के लिए, उससे भी कम पर आपको बेचने के लिए कहा जाए, तो कोई भी उसे बेचना नहीं चाहेगा, ठीक है। क्योंकि चाहे वो दवाई ही क्यों ना बना रहे हो, इवेंचुअली वो ये चाहते कि उन्हें उन्हें भी उससे कोई फायदा हो। तो अगर उन्हें जितना वो लोग दवाई बनाने पर खर्चा कर रहे हैं, उससे भी कम पैसे उन्हें मिले, तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा उस दवाई को बनाने में। और वो दवाई बनाना बंद कर दे तो सबको नुकसान होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो पैसेज में इसके बारे में भी बताया गया था। तो अगर किसी को याद है तो आंसर्स दे दीजिए, नहीं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अम, बोलिए, आंसर्स दीजिए। ठीक है,
तो पैसेज देखते हैं एक बार। पैसेज में आंसर दिया गया है बहुत क्लियरली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को याद नहीं होगा। देखिए यहाँ कह रहा है द गवर्नमेंट यूजुअली डिथर्स ऑन प्राइस हाइक because of political considerations so that it is not accused of favoring private companies। ठीक है, देखते हैं और कुछ भी है क्या जो ऐसा कह रहा है कि गवर्नमेंट क्यों प्राइसेस नहीं बढ़ा रहा है। um, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ इस पैसेज में आपको आंसर मिलेगा। इधर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट प्राइसेस क्यों कंट्रोल करती है। तो उसके लिए ये कहा गया है कि उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के पास ना इंश्योरेंस है, ना ही गवर्नमेंट उनकी सेहत की जो चीजें चाहिए होती है उनके लिए कुछ देता है। तो इसी कारण से सिटीजन्स को अपने आप ही अपने इलाज के पैसे भरने पड़ते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, पर फिर ये कह रहा है कि ऐसे कंट्रोल के कारण लोगों को ड्रग्स नहीं मिल पाती। ठीक है, और फिर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो आप याद करिए क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि गवर्नमेंट प्राइसेस बढ़ाता क्यों नहीं है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इस जगह पर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल क्यों करता है और इधर ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट प्राइसेस को बढ़ाता क्यों नहीं है। तो हमें देखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये कि वो प्राइस कम क्यों रखता है कि वो प्राइस बढ़ाता क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि कंपनीज ने गवर्नमेंट से बहुत देर से ये कह रहे हैं कि उन्हें प्राइस बढ़ा देना चाहिए, पर गवर्नमेंट कुछ कह नहीं रहा। ठीक है, और फिर वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ आया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचता या उसके बारे में कुछ कहता क्यों नहीं है। तो इसीलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी ये कह रहा है कि प्राइवेट कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट करना है और वो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन पर ध्यान नहीं देते। अब पैसेज में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखते हैं। वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम है, इसीलिए वे शायद उस इंडस्ट्री के वो दवाइयां बनाने वालों की डिमांड्स को स्टडी नहीं कर पा रहा। अब ये ऑप्शन इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं गया है और ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को स्टडी नहीं कर पा रहा है, बट पैसेज में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और अगर ऐसा हुआ भी तो इस क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि उस प्राइसेस बढ़ाने की डिमांड जब की जा रही है तो गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। फिर कह रहा है कि डिसाइडिंग द प्राइसेस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। अब हमने देखा कि पैसेज में तो मेन क्वेश्चन यही है कि गवर्नमेंट अभी तक प्राइस सेट कर रहा था और उसे आगे भी करना चाहिए कि नहीं। तो इस सिचुएशन में यदि गवर्नमेंट अभी प्राइसेस सेट कर रहा है तो उसमें कुछ बदलाव नहीं लाने से ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट प्राइस सेट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो प्राइस ना सेट करने के लिए उन्हें एक्चुअली जवाब देना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री के डिमांड पर बस चुप रहना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में ये ऑप्शन जो सबसे सही लग रहा है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट
खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा कि उन्हें प्राइस बढ़ानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ाने से सबका फायदा हो सकता है, परंतु ऐसा होगा कि लोग सोचेंगे कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज का फायदा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ऑथर ने भी पैसेज में यही कहा है कि गवर्नमेंट प्राइसेस नहीं बढ़ाना चाहता, और इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि पब्लिक ये सोचेगी कि वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी का फायदा करना चाहते हैं, और उससे उन्हें वोट लेने में नुकसान हो सकती है। ठीक है। अ, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आज की पैसेज की तरफ चलेंगे। कोई डाउट्स होने से बता दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है, तो आज का पैसेज देखते हैं हम। ठीक है, सबको पैसेज दिखाई दे रहा है? जी मैम। ओके, पढ़ लीजिए। आपके पास अम, आप ट्राई कीजिए कि 5 मिनट में पढ़ना हो जाए, और फिर आप लोग बताइएगा, मैं बताऊंगी कब आप लोग का टाइम ऑफ होने वाला है। कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में आपका पढ़ना हो जाए। थोड़ा टफ पैसेज है, पहला पार्ट स्पेशली, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, और चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा जब आपका पढ़ना हो जाए तो। पैसेज पढ़ना हो गया क्या आपका? यस मैम। ओके, गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैम पैसे समझाइए ना थोड़ा। पैसेज समझना है। हाँ मैम। um, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पूरी पैसेज को समझा दूं? पूरा पैसे। ओके, ठीक है। तो ये पैसेज में बेसिकली वो लोग एक लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कोर्ट के जजमेंट से और पता चलता है। तो उसमें मैरिज में क्रूअल्टी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। तो मैरिज में क्रूअल्टी होने से उसी बेसिस पर डिवोर्स मिल सकता है और केस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझना जरूरी है कि क्रूअल्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है। और यहाँ एक चीज समझिए कि हमेशा सही या गलत नहीं होता। ठीक है। लॉ जैसा लिखा रहता है, चाहे आपको वो गलत भी क्यों ना लगे, उसी हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम समझे कि क्योंकि ये लॉ है तो ये सही है। हो सकता है कि आपको कोई चीज बहुत गलत लगे, पर वो लॉ का पार्ट हो। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने हिसाब से सही गलत नहीं डिसाइड करना है, पर बस लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ अब लॉ को समझते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। ठीक है। तो पहले वो क्रूअल्टी का मतलब समझा रहे हैं। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि कि इस वर्ड का कोई अम, ऐसा डेफिनेशन नहीं है जो इसे पूरी तरह समझा सके। ठीक है। पर जब कोई का खराब बर्ताव नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल जिस तरह से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जिस तरह से बिहेव करें,
और सबके प्रति काइंडनेस रखे, उससे हटकर जब आप बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं और उस हद तक वो पहुंच जाती है कि उससे किसी को या तो उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचे, यानी उन्हें कोई एक्चुअल तकलीफ हो, ठीक है, या उन्हें इस बात का डर लगे कि उन्हें किसी तरह का नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो उसे क्रूअल्टी कहा जाता है, ठीक है। और इसे समझने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि रीजनेबल पर्सन के लिए कैसा बिहेवियर सही रहेगा, ठीक है। तो एक रीजनेबल पर्सन वो होता है जो बहुत ही अच्छा भी नहीं होता और बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता, पर आम होता है, आम लोगों की तरह बिहेव करता है और उन्हीं के स्टैंडर्ड पर चलता है। तो ये जो रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड है, ये हम कहीं जगह अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ये नहीं देखती कि कोई बहुत अच्छा इंसान किसी सिचुएशन में क्या करेगा या कोई बहुत बुरा या कोई बहुत इंटेलिजेंट या बहुत कम जानकारी वाला इंसान क्या करेगा, पर कोई आम आदमी किसी सिचुएशन में उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कई लॉ में हम ऐसे अप्लाई करते हैं कि एक रीजनेबल पर्सन क्या करेगा किसी सिचुएशन में। तो यहाँ भी हम रीजनेबल पर्सन का के स्टैंडर्ड को लेकर ये देखते हैं कि किस सिचुएशन में किसी स्पाउस यानी कि पति या पत्नी का बिहेवियर इस हद तक पहुंच जाता है कि उसे क्रूअल्टी कहा जा सके, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये कोई बंद, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो केसेस हो चुके हैं उन्हीं को क्रूअल्टी के अंतर्गत लिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई नया सिचुएशन आए जो कोर्ट ने कभी नहीं देखा, पर उसे हमें फैक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्रूअल्टी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अम, कहा जा रहा है कि कोर्ट ने भी अ, एक ओल्ड सेक्शन था, यानी एक एक्ट, किसी एक्ट में एक प्रोविजन था जिसमें शादी में क्रूअल्टी किसे कहते हैं उसे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो पहले वही डेफिनेशन दिया गया है कि किसी को, किसी साधारण इंसान को अगर लगे कि कोई ऐसा एक्ट कर रहा है कि जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो उसे क्रूअल्टी कहते हैं। और फिर उसकी कुछ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हस्बैंड या इन लॉज डाउरी की मांग करे तो वो क्रूअल्टी होता है। फिर कहा जा रहा है अगर कोई स्पाउस या पति या पत्नी वर्बली दूसरे को अब्यूज करे, तो यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि आप उन्हें मारो या कुछ, पर सिर्फ अम, उन्हें भला बुरा कहना ही क्रूअल्टी कहला सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि पत्नी अपने लिए खाना बनाए और अपने पति को ना दे, या वो उसे बीमार होने पर उसका ख्याल ना रखे, या या बिना किसी कारण से सेक्स के लिए मना करे, तो उसे भी क्रूअल्टी कहा जा सकता है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बिना किसी प्रूफ के हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे पर आरोप लगाए तो उसे भी क्रूअल्टी कहा जा सकता है, क्योंकि इन सभी सिचुएशन में उस शादी को आगे बढ़ाना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होने पर उस शादी की मान्यता कम हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि आप इन सब बेसिस से अग्री करो या ये सब करेक्ट हो, पर लॉ के हिसाब से इन सबको ही क्रूअल्टी कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। कोई डाउट होने से पूछेगा।
ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ हमें ये चार जो प्रोविजंस दिए हुए हैं इन्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इन्हीं के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जॉन ने जिम पर चिल्लाया। ठीक है, तो ये जो है ये वर्बल अब्यूज के अंदर आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जिम ने जॉन के खिलाफ कंप्लेन की कि वो असॉल्ट और बैटरी कमिट कर रहा है। ठीक है, अब असॉल्ट और बैटरी का मतलब ये होता है, असॉल्ट यानी जब कोई आपको इस तरह से थ्रेटन करे कि आपको लगे कि आपको आपकी जान को या आपकी हेल्थ को खतरा है। ठीक है, और बैटरी यानी कि जब कोई एक्चुअली आपको अटैक करे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना होगा कि इस सिचुएशन में इन दोनों में से ही कुछ नहीं हो रहा है। जॉन ने सिर्फ इतना कहा कि जिम के काम के कारण उनके बीच प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अ, जिम ने जॉन पर सीरियस एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशन लगाया जिसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 के अंतर्गत आएगी। तो अब कोई अपना आंसर बदलना चाहेगा? अभी भी सी पे ही है। कोई आंसर आता है तो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, एक बी आया। सौरभ फिर से सी बोल रहा है। फिर ठीक है, से एक तो बार नंबर 4 पढ़िए। इसमें क्वेश्चन क्या है वो समझना ज़रूरी है। सो हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक सिचुएशन दिया है जहाँ पे जॉन जिम पे चिल्लाता है, पर जिम की जो केस फाइल कर रही है वो केस असॉल्ट एंड बैटरी का है, तो डायरेक्टली केस क्रूएल्टी का नहीं है। अभी जो फोर्थ सेंटेंस है जो शैलजा ने हाईलाइट किया है वो सेंटेंस इज अबाउट सीरियस एक्यूजेशंस व्हिच आर फॉल्स एक्यूजेशंस। आप लोग अभी बी बोल रहे हैं मेजरली आई थिंक। सो वील गो, हम चारों ऑप्शन एक एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज जिम विल विन बिकॉज जॉन येल्ड एट हर बिकॉज ऑफ विच ही हैज सफर्ड मेंटल ट्रॉमा। अभी जो हमें क्वेश्चन वन दिया है उसमें इम्पॉर्टेंट ये है, आपको डिस्टिंग मतलब आपको डिफरेंस ये देखना है कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में जिम क्या केस फाइल कर सकती थी? जिम केस फाइल कर सकती थी कि उस पर चिल्लाया गया है, तो आप लोग अगर बी बोलते तो जस्टिफाइड होता। पर जिम ने केस क्या फाइल किया है? असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट एंड बैटरी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि कोई आपको आपका फिजिकल स्पेस इन्वेड करे, मतलब अगर मारा होता या ऐसा कुछ किया होता तो असॉल्ट एंड बैटरी कंसिडर होता। तो जो केस फाइल किया है वो चिल्लाने के लिए नहीं फाइल किया है, वो सिर्फ वर्बल अब्यूज के लिए नहीं फाइल किया है कि कुछ गलत बोला जॉन ने इसलिए केस फाइल किया है। वो केस असॉल्ट का केस है। तो अगर केस गलत फाइल किया है तो जिम का जीतना मुश्किल हो जाता है। सो बी जो ऑप्शन है वो खुद से जस्टिफाई नहीं होता है। ऑप्शन सी और डी एक बार देख लेते हैं ए पे जाने से पहले। तो ऑप्शन सी है जॉन विल विन बिकॉज मियरली येलिंग एट हर वाइफ। अब ये ऑप्शन सी तो पूरा गलत है, ये पैराग्राफ के भी अगेंस्ट है, क्योंकि क्रूएल्टी की बात है तो हमें ऑलरेडी पैराग्राफ में दिया हुआ है कि वर्बल अब्यूज इज क्रूएल्टी। बट वर्बल अब्यूज का केस इधर हमें क्वेश्चन में बेसिकली वो लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जिम ने केस ही फाइल नहीं किया है वर्बल अब्यूज का, नहीं तो ये सब हम कंसिडर करते हैं। डी, ऑप्शन डी है कि जिम विल विन बिकॉज ही हैज फिजिकल, जो फिर से गलत है। फिजिकल हैरेसमेंट नहीं होता है जब आप किसी पे बस चिल्ला रहे हो। तो ऑप्शन ए नेचुरली हो जाता है जब आप बस समझते हो कि क्वेश्चन में अलग क्या है।
क्वेश्चन अगर होता कि जिम ने केस फाइल किया है क्योंकि वर्बल अब्यूज का केस है, तो हम इसको नॉर्मली देखते, पर क्योंकि जिम ने गलत केस फाइल किया है, हमारा इमीडिएटली हमें सोचना है कि गलत केस फाइल करने का पैसेज में कुछ था या नहीं, इसलिए पूरा पैसेज पढ़ना जरूरी है। तो इधर अगर आप ढंग से क्वेश्चन देखते हैं कि जिम ने केस क्या फाइल किया, आपको ऑटोमेटिकली जो नीचे के 3 ऑप्शन है वो तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फिर ये बात बचती है कि जिम जॉन ने जो किया, अब ऐसे सोचो कि जॉन ने जो किया वो गलत किया, पर जिम ने उस गलत चीज के लिए, हाँ, तो असॉल्ट एंड बैटरी, आयुष, शैलजा, इफ यू कुड एक्सप्लेन असॉल्ट एंड बैटरी। या ठीक है, तो असॉल्ट और बैटरी टॉर्ट लॉ के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। टॉर्ट लॉ तब होता है जब आप किसी और के राइट पर इन्फ्रिंज करते हो, यानी आप किसी और के राइट के खिलाफ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ असॉल्ट का मतलब होता है जब आप किसी को ये डर दिलाते हो या थ्रेटन करते हो कि आप उन्हें फिजिकली हार्म करोगे, ठीक है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप उन्हें एक्चुअल में टच करो, परंतु अगर आप उन्हें डरा रहे हो और कोई भी रीजनेबल इंसान ये सोचेगा कि उन्हें खतरा है, तो वो असॉल्ट कहलाएगा। तो अगर मैं चाकू लेकर आपकी तरफ आऊं, तो वो असॉल्ट कहला सकता है। बैटरी तब होता है जब आप एक्चुअल में किसी को फिजिकली अटैक करते हो या किसी के फिजिकल स्पेस को इन्वेड करते हो, ठीक है। तो अगर मैंने आपको मारा, तो वो बैटरी कहलाएगा। कि कुछ सिचुएशंस में ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई मेजर नुकसान हो। अगर मैं ऐसा कुछ भी करती हूँ जिसके लिए आपने परमिशन नहीं दिया और जिसके लिए मैं आपको टच कर रही हूँ या मार रही हूँ या किसी भी तरह से आपको किसी भी तरह से आपके पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रही हूँ, जो मैं आपके कंसेंट के बिना कर रही हूँ, तो उसे बैटरी कहलाया जा सकता है। अब असॉल्ट और बैटरी दोनों में ही पर्सनल स्पेस इन्वेड होता है। आपकी पर्सनल स्पेस को मैं इग्नोर करके आपको हार्म करती हूँ। बस यही डिफरेंस है कि असॉल्ट में बस आपको ये डर लगता है और ये एक रीजनेबल एप्रीहेंशन रहता है, यानी आपको किसी भी इंसान को जो उस सिचुएशन में हो, उसे ऐसा डर लग सकता है कि उन्हें कोई खतरा हो। और बैटरी में मैं एक्चुअली आपको फिजिकली टच करती हूँ या आपको मारने वाली हूँ, मारती हूँ। ठीक है, ये समझ आया? यहाँ जॉन ने कुछ भी फिजिकल नहीं किया, उसने जिम पर चिल्लाया है, ठीक है। पर उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा या वैसा कुछ। यदि उसने ये सब कुछ कहा होता तो वो असॉल्ट हो सकता था, ठीक है। अगर जॉन ने जिम को कहा होता कि वो उसे मारना चाहता है या उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसे असॉल्ट कहा जा सकता था। पर उसने बस इतना ही कहा है कि जिम के कारण उनकी शादी में प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो उसे असॉल्ट नहीं कह सकते। और क्योंकि उसने फिजिकली जिम को टच नहीं किया, उसे मारा नहीं है, तो उसे बैटरी भी नहीं कहा जा सकता। ये सबको समझ आया? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पर चले। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपके पास 5 मिनट्स है, उसमें आंसर्स आ जाने चाहिए। डाउरी मतलब ठीक है, तो डाउरी की प्रथा, डाउरी मतलब दहेज। दहेज का मतलब पता है सबको?
जब शादी होती है तो कई बार लड़की से कहा जाता है कि उसे गहने या कपड़े या पैसे लेकर आने होंगे। कभी कभी गाड़ी भी देने को कहा जाता है। हाँ, गिफ्ट हाँ, कहते हैं पर वो गिफ्ट होता नहीं है। क्योंकि लीगल गिफ्ट एक होता है। ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि शादी के लिए जरूरी समझा जाता है कि लड़की बोझ है, इसीलिए अम, उसे उसकी ध्यान के लिए उसे कुछ सामान लेकर आना पड़ेगा। तो अब इंडिया में कई कानून ऐसे हैं जो डाउरी प्रिवेंट करता है, जो कहता है कि डाउरी देना या लेना या मांगना बिल्कुल गलत है और वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो आपको जेल भी हो सकती है डाउरी मांगने के कारण। ऐसा नहीं है कि अब डाउरी देना पूरी तरीके से बंद हो गया है। बहुत लोग गिफ्ट कह के देते हैं और लेते हैं, पर ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लॉ इसकी परमिशन नहीं देता। ठीक है। तो और याद कीजिए, पैसेज में भी एक पार्ट था जो कह रहा था कि इफ द हस्बैंड और द इन लॉज आस्क फॉर डाउरी देन इट इज क्रूअल्टी। ठीक है। तो उस बेसिस पर अब आप लोग सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, और अब आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, और कोई आंसर करेगा? वाह, हमें 3 ऑप्शंस मिल गए हैं, कोई सी भी बोल दो। ठीक है, तो आंसर्स देते हैं। ठीक है, तो ए ये कह रहा है कि रितिका विल विन बिकॉज कॉन्स्टेंटली टॉन्टिंग बाय रूहाना देवी कॉन्स्टिट्यूट्स मेंटल क्रुएल्टी। ठीक है। सी भी उसी तरह का आंसर है। ए और सी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और डी ये कह रहा है कि रितिका विल नॉट विन बिकॉज रूहाना देवी डज नॉट इंटेंशनली कॉज हर मेंटल डिस्ट्रेस। तो पहले ये आंसर कीजिए, इंटेंशन से कोई फर्क पड़ता है? इंटेंशन यानी आप एक्चुअली ऐसा करना चाहते थे कि नहीं। ठीक है। आप क्या करना चाहते थे और क्या हो गया। तो क्या इससे इंटेंशन से कोई फर्क पड़ता है? आप किसी का नुकसान करके ये कह सकते थे हो कि आपका इंटेंशन नहीं था, आप ऐसा करना नहीं चाहते थे। नो मैम। ठीक है, तो डी कंप्लीटली रॉन्ग है। अब ये देखते हैं कि मिसेस रूहाना देवी है कौन। ठीक है। वन ऑफ द दयानंद नेबर्स। तो रूहाना देवी रितिका या दयानंद के परिवार की सदस्य नहीं है। ठीक है। और लॉ क्या कहती है? लॉ ये कहती है कि व्हेन हस्बैंड और द इन लॉज। तो इन लॉ का कौन होता है? ससुर। इन हाँ, हाँ, ससुर सास। तो हस्बैंड की किसी भी परिवार वाले को ही इन लॉ कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपका नेबर कुछ कह रहा है तो आपका नेबर क्या आपके इन लॉज में आता है? नो मैम। नहीं ना। नो। हाँ, तो इसीलिए चाहे वो डाउरी मांग भी रही हो, टॉन्ट भी कर रही हो, बट वो सिर्फ आपकी नेबर है। ठीक है। तो उनका डाउरी मांगना कोई मान्यता नहीं रखता। ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है।
ये सबको समझ आया, सब अग्री करते हैं? अगर आपको लगता है कि ये गलत है या कुछ तो बोल दीजिए, ठीक है? ये ऑप्शन का वर्डिंग थोड़ा वियर्ड है, इसलिए ऐसे पढ़ के रितिका विल नॉट विन बिकॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग टॉन्टेड बाय रुहाना देवी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मेंटल क्रूएल्टी। क्रूएल्टी हम लोग पैसेज क्रूएल्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज है, ये ऑप्शन में थोड़े वर्ड्स मिसिंग है, बट नहीं तो हमें बेसिकली समझना कि हम यहाँ पे कौन से क्रूएल्टी की बात कर रहे हैं। तो बिकॉज हम मैरिज के अंदर बात कर रहे हैं, वो पैसेज का जो रूल्स है वो अप्लाई करेगा। ठीक है, तो मतलब मॉरली चाहे उससे कितना भी खराब लगे, पर क्योंकि उसके खुद के हस्बैंड या उनकी फैमिली डाउरी नहीं मांगी, इनफैक्ट इधर ये कहा भी गया है कि दोनों ऐसे परिवार से जो डाउरी नहीं मांगना चाहते या देना चाहते, ठीक है? तो उनके परिवार से कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए उसे क्रूअल्टी नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर वाले कुछ भी करें, जब तक परिवार डाउरी नहीं मांग रहा उससे क्रूअल्टी नहीं कह सकते लॉ के तहत, यानी मैरिज से रिलेटेड लॉ के हिसाब से वो क्रूअल्टी नहीं कहलाएगी। तो हमें ध्यान रखना होगा क्वेश्चन के भी वर्डिंग पर, क्योंकि ये जो है ये आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा, और पैसेज में भी क्या लिखा गया है, उस प्रोविजन में किन लोगों को कवर किया जाता है, किन के बारे में बात की जा रही है, और किन एक्ट्स को दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिसमें लिखा रहेगा कि किन लोगों के लिए इस लॉ को बनाया गया है, और उसी हिसाब से आपको उसे अप्लाई करना होगा, ठीक है? तो अब क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। 5 मिनट्स, ठीक है? 5 मिनट्स में सबके आंसर आ जाने चाहिए। ओके अनुराग, तो सोचते हैं अगर आपने कोई क्राइम कमिट कर लिया और उसके बाद आपने कोर्ट से कहा कि आपको अपनी गलती समझ आ गई है, और आपने ऐसा भी कुछ किया कि जिससे वो गलती को सुधारा जा सके, उससे ये नहीं चेंज होता कि आपने क्राइम कमिट किया, ठीक है? तो लॉ के तहत अगर वो चीज क्राइम है तो उसके रियलाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, आप सही कह रहे हैं कि उसने हार्म करने की कोशिश की थी, तो इसीलिए अगर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं कि ऐसा होने से वो क्रूअल्टी कहलाता है, अगर उनके तहत वो एक्चुअल में क्रूअल्टी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे समझ आ गया कि उसने कुछ गलत किया था, ठीक है? पर यहाँ आपको ये देखना है कि इस सिचुएशन में जब हस्बैंड अपनी मिस्टेक को रियलाइज करता है, तो उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो फिजिकली कोई हार्म नहीं हो रही है, ठीक है? तो उस हिसाब से ऑप्शंस देखिए, उसमें देखिए कि शांति को एक्चुअल में कोई हार्म हुई है या नहीं हुई है, और अगर हार्म हुई है तो किस तरह की हार्म हुई है, और उसी हिसाब से वो किस ऑप्शन में फिट होगी, ठीक है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं एक एक करके। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इट इज क्रूअल्टी एज शी वाज डिसेप्टिवली गिवन पिल्स। डिसेप्टिवली मतलब उन्हें ट्रिक कर कर उन्हें बुद्धू बनाकर पिल्स दी गई थी, उससे उनका बच्चा मर जाता। और ऐसा नहीं भी होते हुए उन्हें मेंटल ट्रॉमा और डिस्ट्रेस हुआ है, ठीक है? तो एक बार, Ma'am, हाँ बोलो। what is the trauma?
ट्रॉमा मतलब जब आपको बहुत ज्यादा खराब लगे और उस कारण से आप बहुत डर जाओ या आपको बहुत एक्सट्रीम इमोशन फील हो। ठीक है। हाँ। तो पहले देखते हैं ये रिक्वायरमेंट्स क्या थी। तो पहला था कि डाउरी की मांग करना, ये इस सिचुएशन में नहीं आता। दूसरा था वर्बल अब्यूज, यहाँ वर्बल अब्यूज भी नहीं हो रही। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें सब वाइफ के बारे में लिखा गया है और हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और चौथा है एक्यूजेशंस विदाउट सब्सटैंशियल प्रूफ। तो इन चारों में से कोई भी एग्जैक्टली इस सिचुएशन में फिट नहीं होता। पर कोर्ट ने क्रूअल्टी की डेफिनेशन भी बताई है। ठीक है। तो कोर्ट ये कह रहा है क्योंकि क्रूअल्टी ऐसा एक्ट होता है जिससे इंजरी होती है या एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी। एप्रीहेंशन यानी जब आपको ये डर लगे कि आपको कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ मेंटल ट्रॉमा के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये याद रखिए। क्रूअल्टी और माइंड के बारे में जब कहा गया है तो उसमें भी यही कहा गया है कि इट इज एन एक्ट विच कॉजेज इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल अ रीजनेबल apprehension that it will be harmful or injurious to live with the spouse। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो आपके मन में ये डर पैदा करता है या या आपको थोड़ा मतलब डर ही पैदा करता है कि अगर आप अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ आगे भी रहे तो आपको कोई नुकसान हो सकता है या कोई इंजरी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें मेंटल ट्रॉमा के बारे में कुछ नहीं लिखा गया और मेंटल ट्रॉमा होने से भी वो भी इंजरी के तहत ही आएगी। ठीक है। तो फिर ऑप्शंस देखते हैं। क्योंकि यहाँ मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है तो हम ये नहीं कह सकते कि पिल्स देने से उन्हें मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। शायद हुआ होगा और इंजरी, ऐसा भी इंजरी हो सकता है, पर पैसेज में कुछ लिखा नहीं जाने के कारण हम ये अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। अब ऑप्शन बी ये कह रही है कि क्योंकि उन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल पे ले जाया गया था और ना माँ को ना बच्चे को कोई नुकसान हुआ तो इट इज नॉट क्रूअल्टी। अब अगर ऐसा होता कि उन्हें अपने आप कोई टाइप की इंजरी होती, कोई नुकसान होता और उसके बाद उनका हस्बैंड उन्हें हॉस्पिटल पर में लेके जाता तो शायद ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था कि हस्बैंड हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी। पर हमने देखा कि हस्बैंड ने ही नुकसान पहुंचाया था और फिर वो ही हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो आप किसी को मारकर अगर उसे हॉस्पिटल लेकर भी जाते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने मारा नहीं या आपने हार्म नहीं कॉज किया। ठीक है। तो ये बात सही है कि उन्हें कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई, पर हमने देखा कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म यानी कि ये डर कि आपको कुछ फिजिकल इंजरी हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, इससे भी क्रूअल्टी कहा जा सकता है। ठीक है। फिर डी में लिखा गया कि उसने मिस्टेक रियलाइज की और उसे डॉक्टर को लेके गया। तो डी भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इस सिचुएशन में तो ऐसा भी हो सकता था कि डॉक्टर के पास लेने के बावजूद उन्हें तकलीफ हुई या कुछ। यहाँ तो बस इतना कहा जा रहा है कि क्योंकि वो डॉक्टर के पास ले गया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है देर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। ठीक है। तो जब शक्ति ने अपनी वाइफ को धोखा देकर ऐसी पिल्स दिए जिससे उसे नुकसान हो सकता था, उसके बच्चे को नुकसान हो सकता था, तो तुरंत वो उसे ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जहां कोई भी साधारण आदमी यही सोचेगा कि उसकी जान को खतरा है या उसे
तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही क्रूअल्टी हो गई उसके अगेंस्ट। तो अब फर्क नहीं पता कि बाद में शक्ति ने क्या किया, क्योंकि वैसे उस तरह से उसे धोखा देकर उसे पिल्स देते ही उसने उसके मन में ये रीजनेबल एप्रीहेंशन डाल दिया कि उन्हें एक्चुअल में फिजिकल हार्म हो सकता है। तो ये सबको समझ आया? Yes, ma'am. ओके, तो क्वेश्चन 4, फिर से आपके पास 5 मिनट्स है, आंसर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर ए होना चाहिए, पर ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। और ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। आपके पास 5 मिनट है। अच्छा, मैं सी देख रहा हूँ थोड़े, ये क्वेश्चन 5 के लिए है ना? और हाँ, इफ क्वेश्चन गलत है तो आंसर वर्कशीट पे बनाया हुआ है, उसका एक रीजनिंग है। क्वेश्चन गलत इसलिए बोल रहे क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ एलिमेंट्स है जो मैरिज और क्रूएल्टी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो वो समझाना आपके लिए भी बहुत यूजफुल नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन 5 के आंसर्स, हाँ नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, सॉरी क्यों बोल रहे हो। क्वेश्चन 5 के आंसर्स, तो मैं 3 सी देख रहा हूँ, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन 5 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 भी एक बार क्वेश्चन समझ के ऑप्शन बाय ऑप्शन जाते हैं। क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अ, तो सबसे पहले ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी हमें बोल रहा है मिस्टर सिंह विल लूज बिकॉज मिसेस सिंग्स लेटर हैज नॉट अफेक्टेड मिस्टर सिंग्स रेपुटेशन एट वर्क। अब ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप ऐसा लेटर हम कभी भी देखते हैं कि कहीं पे कोई एक्यूजेशन रेज करता है या कुछ, तो रिगार्डलेस ऑफ उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या होता है, इन जनरल ऐसे आप किसी के नाम पे कुछ बोलते हो तो वो लोगों को याद रहता है, तो वो रेपुटेशन को डैमेज तो होता ही है। तो ये तो फिर बात ही नहीं है यार, पैसेज में भी इसका प्रिंसिपल से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो डी तो एलिमिनेट हो जाता है। आई डोंट थिंक किसी ने डी बोला भी है। फिर सॉरी, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? 2 सेकंड। हाँ, ऑप्शन सी, Mr. Singh will win because Mrs. Singh has done wrong by sending alleged false charges on her husband and should be punished. तो ये ऑप्शन सही दिखता है, पर इशू ये है कि इधर जो चार्जेस है, चार्जेस वर्ड का यूजुअली मतलब क्या होता है कि जब आप एक पुलिस रिपोर्ट करते हो या केस फाइल करते हो, तो इस केस में लाइक आप लीगल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो वो चार्जेस नहीं होते। सो हाँ था, और फाइन भी चार्जेस होता है, पर इस केस में हम चार्ज एक्यूजेशन की तरह ले रहे हैं। एक्यूजेशन वर्ड मतलब इंसान लगाना, फाइन लेना नहीं। तो अलेजिड फॉल्स चार्जेस, इधर वो कंपनी में लेटर लिखा है, वो चार्जेस वर्ड जो डेफिनेशन जो आपको पैसेज में दिया उसके अंडर नहीं आएगा। तो ये थोड़ा, ये भी देन प्रिंसिपल से रेलेवेंट है। सो हाँ, एट दिस पॉइंट सब लोग देन इट से कर रहे हैं, तो मैं बस थोड़ा सा बी एलिमिनेट कर लेता हूँ, फिर ए समझते हैं कि सही क्यों है। सो बी इज मिस्टर सिंह विल लूज बिकॉज ड्यूरिंग द कंपनीज इंक्वायरी। हाँ, तो ये तो पूरी तरह से मतलब ये ऑप्शन का कोई मतलब नहीं बनता है, वो तो आपको भी समझ आ गया होगा। सो ऑप्शन ए, मिस्टर सिंह विल विन एज मिसेस सिंह लेटर कॉज्ड मेंटल ट्रॉमा टू मिस्टर सिंह। हाँ, तो ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मिसेस सिंह का जो एक्शन था वो ऑप्शन सी में जो चार्जेस का डेफिनेशन है वो एक्चुअल लीगल चार्जेस नहीं था, तो वो लेकिन जो भी हरकत की उसे मेंटल ट्रॉमा का एलिमेंट तो है,
वर्क प्लेस में लेटर भेजा, रेपुटेशन को डैमेज किया, तो ये सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है, क्योंकि वो हमारा वो उसका हमें कॉन्सिक्वेंस, मतलब उससे क्या हो रहा है वो लेटर भेजने की वजह से, वो भी हमें समझ आ रहा है, और हमें समझ आ रहा है कि उसका पैसेज से क्या, मेन पैसेज से क्या रिलेशन है। तो ये काफी सिंपली ऑप्शन ये है, और मोस्ट लोगों को आ भी गया। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था नहीं। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मैं समझा सकता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है तो ठीक है, तो अब से हम लोग क्या करेंगे, एवरी वीक एक वर्कशीट अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो क्लास पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी को डिस्कस करके, और ये वर्कशीट हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वर्कशीट आप सॉल्व करके आए। ठीक है, तो तुरंत हम लोग सीधा क्वेश्चंस पर जाएंगे। अनलेस आप लोग को अगर पैसेज में कोई डाउट्स हो तो वो भी आप नोट करके रखिएगा, ताकि क्लास स्टार्ट होते ही आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, विद इन 15 मिनट्स हम लोग कोशिश करेंगे कि वो वर्कशीट खत्म कर दे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस क्लास के वर्कशीट पर को सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लासेस भी शुरू कर दे। तो अगर आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है, जैसे आज असॉल्ट और बैटरी थे, तो क्वेश्चन में ही ऐसे वर्ड्स रहेंगे या ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो जब भी आपको समझना हो तो आप लोग हमें या तो वो डाउट्स मेल भी कर सकते हो या क्लास में स्टार्ट होने पर पूछ, तो हम आप लोग को अकॉर्डिंगली वो कॉन्सेप्ट समझा देंगे। ठीक है, तो पहले की भी क्लासेस में या अपने से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट के डाउट्स होंगे तो बता दीजिएगा। ठीक है, और जो भी होमवर्क पोस्ट किया जाता है उससे सॉल्व करके रखिएगा, और डाउट्स होने से वो भी नोट करके रखिएगा। और एवरी क्लास हम लोग स्टार्ट वैसे ही करेंगे, और फिर जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आयुष अभी पूछना चाहोगे या मतलब ऐसे इन जनरल बोल लो, मतलब क्लास के बाहर? अच्छा ठीक है, तो हम जो कॉन्सेप्ट के लिए क्लास रखते हैं ना, उसमें हम लोग ये डाउट्स भी आप जितने कलेक्ट कर रहे हो ना एक जगह पे, अगर आप लिख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें पूरा 1 घंटे की जरूरत नहीं है। तो हम वो क्लास में साइमल्टेनियसली आप जो वर्कशीट घर पे जब सॉल्व कर रहे हो, या उसके वक्त जो आपको डाउट्स आ रहे हैं, आप कुछ सिलेबस पढ़ रहे हो उससे आपको डाउट्स आ रहे हैं, वो भी हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, हाँ आयुष, अभी हमारे पास अभी टाइम है क्लास खत्म होने में, तो तुम्हें अभी भी डाउट्स है तो तुम पूछ सकते हो, किसी को भी हाँ। अभी डाउट्स है तो हम लोग आज भी एड्रेस कर सकते हैं। मैम क्लैट में मैगजीन्स नहीं आते हैं क्या? मैगजीन यानी? मैगजिम्स लैटिन मैगजिम्स। ओ हाँ, क्लैट में यूजुअली वो लोग मैगजीन्स नहीं देंगे, पर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पैसेज में लिखा हो। ठीक है, तो हमने जैसे पेपर्स देखे हैं उसमें पैसेज में लिखा होने से भी उसका 1 लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग फिर भी थोड़े मैगजीन्स कवर करते रहेंगे ताकि आप लोग को याद रहे। तो आप लोग नोट्स भी लीजिएगा, जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे तो आप लोग याद करके उसे लिख भी लीजिएगा ताकि रिवाइज करने में आप लोग को इजी इजी रहे।
हाँ आयुष, यू कैन मैम सेंड मी द मैगजीन्स क्या इमेज। होता है? मैक्सिम यानी कि लैटिन, जो कि एक लैंग्वेज होता है, या किसी और लैंग्वेज में, पर इंग्लिश में नहीं। ऐसे फ्रेजेस रहते हैं, ठीक है, जिनका जो हम लॉ में अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक मैगजीन होता है क्विड प्रो क्वो, ठीक है, तो उसका इंग्लिश में मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है, यानी आप जो गिव एंड टेक। तो ऐसे ही कुछ मैगजीन्स होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली लॉ में अप्लाई करते हैं, तो उन्हें कई बार एक्सप्लेन नहीं किया जाता। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उनका मतलब जानो। तो जो सबसे कॉमन मैगजीन्स होते हैं, हम लोग वो क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी को भी अपने से लीगल मैगजीन्स पता नहीं होंगे। फ्लैट ये नहीं टेस्ट करना चाहता कि आपको लैटिन कितनी आती है या नहीं आती है। तो जो कॉमन मैगजीन्स होंगे, जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। ये और तो अगर लॉ आप स्कूल में भी पढ़ेंगे ना? हाँ, लॉ स्कूल में भी पढ़ेंगे, पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको लॉ स्कूल से पहले भी पता हो, ठीक है। तो आप लोग भी कहीं अगर आप ऐसे कोई टर्म्स देखो जो लीगल टर्म है, या किसी भी तरह की का कुछ लिखा है जो आपको लगे कि ये बहुत टेक्निकल है, या कहीं लिखा मतलब जनरली नहीं पता चलेगा कि वो क्या है, तो आप लोग तुरंत उसे लिख दीजिए और क्लास में पूछ लीजिएगा, या आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने चैट में अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल दिया है आपको। हाँ, तो आपको फोटो वगैरह जो आप बोल रहे हो आप भेज देना, तो मैं जब हो सके तब रिप्लाई कर दूंगा। ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होने से हमें मेल कर दीजिए, हम लोग दोनों में से कोई आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देगा। और अगर जरूरत पड़े तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे उसी हिसाब से डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट्स है या कुछ आप लोग जानना चाहते हो तो हम लोग कवर कर सकते हैं। मैम, हम्म। बोले कि लॉ का जो ये वर्ड मीनिंग होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसमें उसमें तो कुछ कॉमन वर्ड होता है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा स्तर पे बेसिक वर्ड मीनिंग थोड़ा सा रिवाइज हाँ करने से कुछ अच्छा होता है। जैसे कि हाँ लॉ का हाँ, कॉन्सेप्ट ठीक थोड़ा है। सा अलग होता है, तो उसका जो ये पैसेज में जैसा कुछ ये लॉ का जो वर्ड मीनिंग होता है, वर्ड होता है, तो उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आते है, तो उसको। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास में तो कवर करने का कोशिश करेंगे ही, साथ में हम लोग क्लासरूम में आपको एक नोट बनाकर उसे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे 50 to 100 फ्रेजेस या वर्ड्स रखने का, और उनके साथ उनकी मीनिंग्स दी रहेंगी, ठीक है। जी तो हम लोग इंग्लिश में मीनिंग्स देंगे, और उसे पढ़कर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और उसमें जो नहीं समझ आए वो मार्क करके रखेगा, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी तो मैम, जी वो आपके पास वो स्टडी मटेरियल भी रहेगी जिससे आप रिवाइज कर सकते हो, और हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, जी मैम, ठीक है। थैंक ओके, तो होमवर्क भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। मैम एक थैंक यू अगर मैम। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, पूछो। मैम हाँ, मुझे थैंक यू बोलना है क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे पहली बार मिला है। जो नालंदा के साथ वो टाइप किया है, वो संस्था कौन सी है मैम? ये हम लोग NUJS है, और स्पीक्स बोलकर संस्था है, उसका नाम है सावित्री बाई फूले का ऑर्गेनाइजेशन, इमेंसिपेशन, इमांसिपेशनल, हाँ। अमेरिलिएशन सेवा, ऐसा कुछ।
Thank you हाँ all of you. First time I got like this platform. Thank you. It's very nice for us also. Okay guys, चलो ठीक है, thank you. Next class मिलते हैं. Thank you. Namaste. Hmm. Thank you, ma'am. Thank you.